आज मुझे पता भी नहीं चल रहा कि आज मैं खुश हूँ या फिर दुखी हो जाऊँ क्योंकि मेरे सामने साक्षात यमराज जी हैं। डॉक्टर यमराज अगर आप ट्विटर फॉलो करते हो या फिर एक्स फॉलो करते हो तो आप देखोगे डॉक्टर यमराज के नाम से जो हैंडल आता है ऑटोप्सी सर्जन वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है और ट्विटर पे इनका अपना अच्छा खासा फैन फॉलोइंग है। तो मैंने आज इन्हें अप्रोच किया और सर तुरंत मान गए, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल भी हूँ। और मैंने वो बोल भी दिया है कि सर को बताया भी है कि हमारा जो ऑनेस्ट रेसिडेंसी का जो क्राइटेरिया है, मिडल क्लास डॉक्टर, फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर और उपाय नहीं है कि अगले साल ड्रॉप ले पाए। तो डॉक्टर यमराज आपके ट्वीट्स इतने फनी होते हैं और आपको मैं पहली बार देख रहा हूँ। आप दिख के भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब आप फॉरेंसिक के मतलब एकदम जो फॉरेंसिक वाले जो डॉक्टर्स होते हैं तकरीबन थोड़े से वो होते हैं, थोड़े से स्ट्रिक्ट तरीके के। खड़ूस टाइप के। खड़ूस। तो आपने मतलब कि वो आप पहले अपना रियल नाम बता दीजिए ऑडियंस को। सभी कोई आपको यमराज और आपने Uh, पीछे एक टैग भी लगा रखा है यमराज का ही। sure, sure, sure. So myself, Dr. Dheeraj Maheshwari. I'm based from Rajasthan, and I did my UG from at Dr. SN Medical College, Jodhpur, in 2013 batch, and I did my PG in Rajiv Gandhi Medical College, Thane, 2020 batch. Then I did my SRship in Cooper Hospital in 2023. Now I'm posted as assistant professor in Pacific Medical College and Hospital, Udaipur. सर अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले लिया आपने, तो आप तो फिर बेटर बता पाएँगे कि हमारे जो भी एस्पिरेंट्स हैं कि उनको फोरेंसिक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? या अभी जस्ट रिसेंटली पास आउट हुआ हूँ मैं, तो लाइक रिसेंट सिनेरियो क्या है कि वो बता सकता हूँ इजीली कि क्या ट्रेंड चल रहा है अभी। एंड फॉरेंसिक, लाइक मोस्ट पीपल दे आर टेकिंग फॉरेंसिक, क्योंकि एक तो जो इन सर्विस वाले लोग हैं, जी। तो उनको बहुत पसंद होती है फॉरेंसिक, क्योंकि यू आर ऑलरेडी इन सर्विस एंड यू डील विद मेडिको लीगल केसेस। तो थोड़ा थोड़ा शुरू में मजा आने लगता है, बट आप अगर फॉरेंसिक की डिग्री कर लेते हो इन सर्विस में रह के, तो फिर आपको पूरा मेडिको लीगल थिंग्स पता चलने लग जाती है, जिससे आपको और ज्यादा ऐसा लगता है कि यू कैन डू मच बेटर देन ए नॉर्मल एमबीबीएस डिग्री। तो दैट इज द मेन डिफरेंस कि मोस्ट इन सर्विस डॉक्टर्स चूज फॉरेंसिक मेडिसिन। एंड ऑल्सो उनको प्रमोशन भी मिल जाता है, लाइक दे गेट 6 प्रमोशंस इन 6 6 मंथ के जो होता है टेन्योर, उसके हिसाब से उनको 6 प्रमोशंस मिल जाते हैं। तो दैट इज ऑल्सो गुड, एंड पोस्टिंग भी उनको अपने हिसाब से मिल जाती है, क्योंकि जो फॉरेंसिक डॉक्टर्स हैं दे आर वेरी फ्यू इन नंबर। इवन इन माई बैच आई एम द ओनली फॉरेंसिक डॉक्टर। माई बैच वॉज ऑफ 250 स्टूडेंट्स, ओह! so nobody else chose forensic medicine apart from me. तो मैंने भी ये ट्रेंड तो नोटिस किया था लेकिन आपके बाद आपने आपने जैसे बोला ना इन सर्विस वालों का, तो एक्चुअली में मैंने नोटिस करा है कि इन सर्विस वाले लोग फोरेंसिक में जाते हैं। अभी आपने जो बताया कि वो मुझे थोड़ा-सा रिलेट हुआ। आप सर ये बताइए कि सर फोरेंसिक ही क्यों चुना आपने? लाइक फोरेंसिक तो बहुत ज़्यादा टैबू है ना मार्केट में, बहुत ज़्यादा सोसाइटी में टैबू बना के रखा हुआ है कि लाशों के बीच में रहना पड़ेगा, ठीक है? और जो हम लोग ये क्राइम सीरीज़ वगैरह देखते हैं, उसमें भी दिखाता है कि कितनी लाइफ हेक्टिक रहती है, सामने वाला सिगरेट, दारू यही सब में डूबा पड़ा रहता है। तो क्या रियलिटी क्या है? लाइक मेरी जर्नी, लाइक कुछ कोविड ने बहुत अफेक्ट किया मेरी जर्नी को। लाइक सबके जैसा मेरा तो वही सपना था कि भाई रेडियो ऑर्थो डर्मा यही लेना है, लाइक एवरीबडी एल्स, क्योंकि सर्जिकल ब्रांचेस के अंदर लर्निंग का बहुत कव है, एंड बीइंग ए फर्स्ट जनरेशन मेल डॉग जनरल कैटेगरी, तो अच्छा, अच्छा। इट वाज नॉट वर्थ इट कि भाई मैं कि ले लूं और फिर उसके बाद खुद मेहनत भी करूं, फिर क्लिनिक भी खोलूं। तो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, आई लाइक इजी लाइफ। वाह! ऐसा नहीं है कि हसल ही करते रहना है पूरी जिंदगी भर। कर लिया हसल एमबीबीएस, नीट यूजी में कर लिया हसल, उसके बाद करने की इच्छा नहीं हुई, उसके बाद बस चिल करने का मन किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक्चुअली मैंने नीट पीजी का एग्जाम दिया, तो तब एकदम से कोविड आ गया था, क्योंकि मैं 2019 में पास आउट हुआ। एंड एट दैट टाइम आई वाज वर्किंग इन सर्जरी डिपार्टमेंट एज ए नॉन अकैड जेआर, तो इन माय होम टाउन ओनली। एंड आई यूज्ड टू स्टे, मतलब 2 से 3 किलोमीटर दूर रूम लेके रहता था मैं, अच्छा। घर पे नहीं रहता था मैं ड्यूरिंग दैट पोस्ट एमबीबीएस पीरियड। सो आई बिकॉज वहां पे ड्यूटीज होती थी, तो मॉर्निंग इवनिंग नाइट शिफ्ट, और घर पे आपको भी पता है कि वो माहौल नहीं मिल पाता कि कब सोना है कब जागना है। और उसके साथ साथ नीट पीजी की पढ़ाई भी करनी थी, क्योंकि घर पे फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं थी। तो आई हैड टू अर्न एंड आल्सो स्टडी फॉर नीट पीजी। ओह! ऐसा नहीं था कि मैं केवल पढ़ाई करूं, तो वो पॉसिबल नहीं था। और फिर जब मैंने देखा कि भाई एक एमओ, उस टाइम राजस्थान के अंदर एमओ की वैकेंसीज निकली थी बहुत सारी,
उस टाइम तो ऐसा था कि पहले कुछ 980 सीट्स निकली एंड देन आफ्टर दैट कुछ 1800 या 1900 सीट्स निकली थी इन अ गैप ऑफ 2 मंथ्स, ऐसा हुँ, करके। तो पहले मैंने वो एमओ का एग्जाम दिया तो उसमें वापस से केवल 2 या 3 मार्क्स से रह गया मैं जनरल कैटेगरी की वजह से। अच्छा। तो कट ऑफ हाई गई। देन उसके बाद मैंने सेकंड बार एग्जाम दिया और उसके अंदर भी वापस 1 या 2 मार्क्स का कुछ तो डिफरेंस था क्योंकि कट ऑफ और हाई चली गई। क्योंकि और भी जिनके खत्म हो गए थे इंटर्नशिप्स, तो वो भी आ गए थे। ओह! एंड आफ्टर दैट उसकी उसी बीच में मेरा नीट पीजी का रिजल्ट आ गया। क्योंकि मार्च के अंदर जनवरी के अंदर आई स्टार्टेड स्टडीइंग अगेन। अच्छा, लाइक अच्छा। दिसंबर में तब रिजल्ट्स आ जाते थे। हाँ, हाँ, दिसंबर में हाँ। एग्जाम हो जाता था, जैन में रिजल्ट्स आ जाते थे। जैन हुँ, हुँ, तो मैंने वापस से पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार अराउंड 49,000 रैंक आया था मेरा नीट पीजी में। तो हुँ, मैंने सोचा कि इतने में तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, तो इससे अच्छा वापस से पढ़ना शुरू करो। तो मैंने जैन पढ़ा, फेब पढ़ा, तो मार्च में उस टाइम कोविड पीक पे आ गया था, मार्च 2020, इफ यू हाँ, रिमेंबर। एंड सबसे पहले भीलवाड़ा के अंदर भीलवाड़ा मॉडल लगा था, क्योंकि भीलवाड़ा में सबसे ज़्यादा केस आए थे। एक डॉक्टर थे, उनके पास पेशेंट आ गए थे और पूरे भीलवाड़ा के अंदर कोरोना बहुत तेज़ी से फैलने के चांसेस हो गए थे। तो उस टाइम पूरे इंडिया में तो लॉकडाउन आई गेस 23 मार्च को हुआ था 2020। बट अच्छा, अच्छा, हमारे भिलवाड़ा में 18 मार्च को ही लॉकडाउन हो गया था। और ओके। उसी टाइम जो मेरा जेआर का था, जो था ना टेन्योर, क्योंकि मैंने इंटर्नशिप खत्म होते ही 4 दिन बाद एज ए जेआर ज्वाइन कर लिया था सर्जरी में। तो मेरी इंटर्नशिप 15 मार्च को खत्म हुई थी, 15, और मैंने शायद 24 या 23 मार्च को एज ए जेआर ज्वाइन कर लिया था। एंड इधर 18 मार्च को लॉकडाउन, मैंने 7 डेज कोविड में ड्यूटी करी और मेरा टेन्योर खत्म हो गया हुँ, अगले साल। समझ तो गया। जैसे ही वो टेन्योर खत्म हुआ, तो आई थॉट कि यार कोविड इज सो डेंजरस, तो इससे अच्छा आप थोड़ा घर पे ही रिलैक्स करते हैं, क्योंकि पीक कोविड चल रहा था उस टाइम। तो मैंने हुँ, पूरा वो पीपीई किट पहन के एंड कोविड के वार्ड में जाके उस टाइम 5-7 ड्यूटीज करी, तो पूरी स्टडीज डिस्टर्ब हो गई थी मेरी। जी। और उस टाइम मेरे को लग गया था, उसी टाइम अंदर से पता नहीं कुछ तो इंट्यूशन आया कि भाई अब 1 डेढ़ साल तो एग्जाम नहीं होना है नीट पीजी का, और और कोई सा भी एग्जाम कैसे नहीं होना है। बहुत सही इंट्यूशन था। क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि ये बीमारी, लाइक अगर यूएसए, अमेरिका, यूके अगर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो इंडिया में तो लाइक इट विल बी ब्लास्ट, लाइक पीपल विल डाई लाइक एनीबॉडी एल्स। तो और इंडिया के लोग कि उनको जितने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाओ, वो उतना उस रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ने की कोशिश करते हैं। और अपन ने देखा भी था कि भाई पूरा हुँ, बैन कर दिया तो लोग पैदल जा रहे हैं, स्कूटी से जा रहे हैं, साइकिलों से जा रहे हैं अपने अपने घर। तो तब मैं समझ गया था कि, और एक्चुअली उसी टाइम मार्च के अंदर काउंसलिंग शुरू हो जाती है। पहले हाँ, ऐसा हाँ। होता था, मार्च और अप्रैल में काउंसलिंग शुरू, एंड शायद 1 जून से आपका नया सेशन शुरू हो जाता था। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैंने वेट किया कि भाई मार्च का, फिर अप्रैल का, तो तब तक कुछ नहीं हुआ। और तब तक मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया था एज ए रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर, क्योंकि गवर्नमेंट में नहीं जाना था। गवर्नमेंट के अंदर टेन्योर खत्म हो गया था एंड दे वर टेकिंग फॉर लाइक 6 मंथ्स और समथिंग लाइक दैट, तो मेरे को इतना नहीं करना था। और उसी टाइम एमओ की वैकेंसीज भी निकल गई। तो मेरा एमओ के अंदर भी ऐसा हो रहा था कि अब एग्जाम दूं या नहीं दूं, क्योंकि सॉरी मैंने सेकंड एग्जाम नहीं दिया था उस टाइम, या दिया था, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा। तो मेरा ऐसा था कि एमओ में भी नंबर आ सकता था, लाइक मैं वेटिंग लिस्ट में था, तो उसमें मेरा नंबर आ सकता था। बट तब मैंने सोचा कि यार ये एग्जाम तो अब होने वाला है नहीं, नीट पीजी लाइक फॉर अनदर 1 और 2 इयर्स, और कोई वैकेंसी आने वाली है नहीं, तो लेट्स वेट फॉर काउंसलिंग। तो और 49,000 रैंक पे क्या ही मिलता। तो उस टाइम या तो एनआर फिजियो बायोकेम या पैथ भी नहीं मिलता। पैथ अराउंड 25 पे खत्म हो जाता था उस टाइम, 2020 में 25,000 पे पैथ खत्म हो जाता है। और बाकी फार्मा का कुछ आइडिया नहीं था कि फार्मा लेके भी कुछ कर सकते हैं, तो फार्मा लिया नहीं मैंने। माइक्रो में इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल भी। तो एक बचा फॉरेंसिक मेडिसिन, क्योंकि लाइक ड्यूरिंग माय यूजी टाइम आई वाज सो फैसिनेटेड, और क्या बोलते हैं उसको, अच्छा हुँ, लगता था फोरेंसिक वालों को देख के कि भाई यार इनके पास पावर है, पुलिस वुलिस घूमती रहती है, कुछ भी कोई लफड़ा पंगा होता है कॉलेज में तो फोरेंसिक वालों को कॉल करते हैं कि सर संभाल लेना, हुँ, या हुँ। इंजरी रिपोर्ट बना देना, या ये कर लेना वो कर लेना। और केसेस आते रहते थे। और एक्चुअली सर्जरी में काम कर रहा था, तो सर्जरी में काम करते करते शुरू में तो मजा आया मुझे कि मैंने लैब को मतलब ओपन सारे ऑपरेशंस वगैरह में असिस्ट करता था, क्या हुँ, बोलते हैं उसको, लैप्रोटमी करता था और ये सब। तो मजा आया, बट उसके बाद थोड़े टाइम बाद ऐसा लगा कि यार ये तो लाइक हेक्टिक है, कभी भी आपको जाना पड़ रहा है, आपका पेशेंट कभी बैड हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। तो मैंने कहा नहीं, चिल ब्रांच तो नहीं है।
तो फिर सर्जिकल ब्रांच से विश्वास उठ गया और मेडिसिन से तो पहले से ही विश्वास उठा हुआ था, मेडिकल ब्रांचेस से। क्यों, क्यों? क्योंकि यार वही दिन भर सुबह 8 बजे जाओ, राउंड्स लो, पूरे दिन पेशेंट्स को देखो, फिर शाम को आओ, फिर राउंड्स लो, फिर रात में किसी का भी कॉल आ जाए, पेशेंट बैड हो जाओ तो वापस चले जाओ। एंड इट वाज़ लाइक सो हेक्टिक। लाइक मेरा एक्चुअली एमबीबीएस ही करने का वो बाद में पता चला कि एमबीबीएस नहीं करनी थी मुझे, क्योंकि मेरी फिजिक्स और मैथ्स स्ट्रांग थी बहुत ज्यादा। बट अच्छा। ऐसा था कि फैमिली में कोई डॉक्टर था नहीं, तो पापा को ताई जी ने बोला कि, ताई जी थी मेरी, उन्होंने बोला कि इसको डॉक्टर बना दो आप। और टेंथ टेंथ में मेरे को इतना पता नहीं था कि भाई क्या होता है साइंस, क्या होता है मैथ्स, क्या होता है कॉमर्स। तो पापा ने बोला डॉक्टर बन जाएगा, तो मैंने बन जाऊंगा। तो बायो दिला दी, फिर 11 12 कर ली। फिर उसके बाद एक साल कोटा चला गया, कोटा गया, ऑल इंडिया 2000 रैंक आ गई, वाह! एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया। क्योंकि वो फिजिक्स की वजह से अच्छी रैंक थी, फिजिक्स मेरे को पढ़नी नहीं पड़ती थी बिल्कुल भी। और अच्छा। केमिस्ट्री तो इजी होती है एक्चुअली। तो बायो मेरे लिए टफ थी एक्चुअली उस टाइम। तो तो ये चीज़ जब अभी भी मैंने कहा डॉक्टर बन ये गया। हाँ। आपने जैसा बताया कि फॉरेंसिक लेने के पीछे आपका कोविड का आने का एक रीज़न था और एमओ और किस्मत ने भी चाहा कि आपका एमओ में ना हो। एमओ हाँ में हाँ। आपको मिला नहीं, फिर आपने पहले इंट्यूशन लगा लिया था कि 1.5 साल तक तो अब एग्ज़ाम होने से रहा, नहीं पढ़ाई मतलब करनी मैंने सोचा था कि अब एग्जाम्स होंगे ही नहीं या पता नहीं कुछ तो होगा कि खत्म हो दुनिया जाएगा, दुनिया दुनिया तबाह हो जाएगी। दुनिया तबाह हो जाएगी। तो फिर आपने सही अपने मतलब वही आपने लीप ऑफ फेथ उठाया और फिर आप फाइनली एफएमटी में आ गए। फिर आपको क्या हाँ, लगा मतलब मतलब मेरा ऐसा ऐसा था कि फिजिक्स की तरफ थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट था ना, तो फॉरेंसिक के अंदर थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो बैलिस्टिक्स हो गया, इंजरी वाला पार्ट हो गया, तो उसमें फिजिक्स इन्वॉल्व होती है। लाइक यू शुड नो अबाउट फ्रिक्शन, बैलिस्टिक्स के अंदर पूरी फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स कैसे चल रही है, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस एंड एवरीथिंग। तो मेरे को थोड़ा वो फैसिनेट करता था एक्चुअली, क्योंकि बाकी जो पूरी मेडिसिन है इट इज बेस्ड ऑन रोट लर्निंग। हुँ, पूरी मेडिसिन इज बेस्ड, यू हैव टू रिमेम्बर कि भाई पैरासीटामोल उस रिसेप्टर पे जाएगी तो जाएगी। तुम हुँ, कैसे बिलीव कर रहे हो, बस तुमको बिलीव करना पड़ेगा। भाई इतने रिसेप्टर्स है तो है, है तो ये है। मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है तो है, इसके साइड इफेक्ट्स है तो पीयूष जी अगर क्रोमोसोम नंबर 19 है तो है। है तो है। अब इसका क्या कर लो, एंड आई एम बैड एट रूट लर्निंग। लाइक आई आल्सो डोंट रिमेम्बर द नेम्स ऑफ मेनी पीपल आई मीट। लाइक जिनसे रेगुलर मिलता हूं उनके नाम भूल जाता हूँ मैं, चेहरे भूल जाता हूँ, तो मेरे को याद ही नहीं रहते एक्चुअली। बट ये है कि लॉजिकल थिंकिंग जहाँ करनी हो ना, तो तब वहां पे हम मेरा माइंड एकदम बहुत तेज चल रहा है। ऐसा है, कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल थिंकिंग। तो फॉरेंसिक में घुसने के बाद मतलब कुछ तो ऐसा मतलब कल्चरल शिफ्ट आया होगा, जैसा सोचा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था लेकिन वैसा मिल गया। ज़्यादा हेक्टिक लगने लगा। नहीं एक्चुअली मैंने पूरी एमबीबीएस में एक भी ऑटोप्सी नहीं देखी थी ना। अच्छा, मैं फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में कोई इतना इंटरेस्ट था मेरा। और एक सही सच्ची बात तो यह है कि एमबीबीएस के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं केवल फॉरेंसिक में ही मैं ग्रेस नंबर से पास हुआ हूँ। उसमें मेरे 2 मार्क्स की ग्रेस लगी है। बाकी अराउंड टोटल एमबीबीएस में 54% 55% जितना पासिंग मार्क्स के लिए चाहिए होता था उतना आ जाता था। अच्छा। क्योंकि इंटरेस्टिंग नहीं था ना, बस पास होना था इसलिए पढ़ता था। बात सही क्योंकि है। बस अब घुस गया एमबीबीएस में तो निकलना तो है ही, लाइक दैट। लाइक जब मैं पास होता था ना, तो क्लास के जितने भी थे वो सरप्राइज हो जाते थे कि यार ये फिर से पास कैसे हो गया। क्योंकि लाइक 1 डेढ़ घंटे या 2 घंटे में अपना पेपर करके मैं बस इधर उधर बकचोदी फैलता रहता था कि तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, कभी पानी पीने जाना, कभी वॉशरूम, कभी किसी का पेपर, कभी कोई वॉशरूम में जाके चिट मिल गई या वो मिल गया तो उससे आंसर लिख लेता था, कभी किससे पूछना, कभी क्या, लाइक दैट। पूरी यूनिवर्सिटी एग्जाम समथिंग लाइक दैट। बस एक फाइनल ईयर के अंदर जरूर मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी, क्योंकि इट वाज टफ और सब्जेक्ट्स भी क्या बोलते जी। हैं बड़े बड़े थे, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी। तो वो थोड़ा टफ हो रहा था। अ, बाकी बस इतना ही पढ़ता था जितना पास होने के लिए जरूरी था। तो ये ऑटोप्सीज़ का क्या जैसे बहुत सारे जो आपने ऑटोप्सी नहीं करी थी एमबीबीएस की लाइफ में, लेकिन मेरे बहुत सारे जूनियर्स थे इनफैक्ट मेरे टाइम पे भी जब मैंने ऑटोप्सी को पहली बार होते हुए देखा था अपने आँखों के सामने, हम्म। तो मतलब मेरे लिए वो बहुत भयावह दृश्य था और मतलब मुझे बहुत ही और तो नहीं हो पाया, नहीं मतलब समझ में आ जाता ना, अंदर से कॉलिंग आ जाती है कि नहीं, ये तेरे बस का नहीं है। तो अगर आप मैंने देखा होता ना, अगर मैंने सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में ऑटोप्सी देखी होती तो मैं फॉरेंसिक कभी नहीं देता। मैं किस्मत चाहती थी कि आप यमराज बनो।
कुछ भी बोल लो इसको यार, लाइक आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। आप मेरे को कुछ भी दोगे ना, तो मैं उसमें कुछ ना कुछ कर लूँगा। हाँ, आप ये मेरे को चाय बनाने पॉसिबल का है। बोलोगे ना, चाय बनाने का बोलोगे तो मैं चाय को भी अच्छा करके दे दूँगा। कुछ करेक्ट, ना कुछ करेक्ट, मैं कर लूँगा। करेक्ट। तो ये मेरे को ऐसे ऐसा कुछ नहीं है कि भाई यही करना है, वही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो लाइफ़ अपने ऊपर फेंकेगी, अपन उसको अपने हिसाब से मॉडिफ़ाई करके कुछ ना कुछ तो उसका कर ही लेंगे। सही मैंने है। इसलिए तो घरवालों को बोला कि आप मेरे को मैथ्स दिलाओ, बायो दिलाओ, कॉमर्स दिलाओ, आई विल डू एनीथिंग। ऐसा ये मेरे को कुछ नहीं है कि मेरे को यही करना है, मेरे को वही करना है। और डॉक्टर धीरज, ये वाला जो क्वालिटी है ना, अभी के जितने भी नए जो डॉक्टर्स हैं जिनका ईरा आ चुका है, वो ये वाली क्वालिटी उनमें मिसिंग है। वो 20-22 हज़ार रैंक ला भी रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी ला रहे हैं, तो भी उनके अंदर इतना ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंस आ चुका है। वह ये कोचिंग वालों ने इतना ज़्यादा मतलब एक क्या बोलूँ, एक अजीब-सा मैट्रिक्स क्रिएट कर दिया हुआ है कि लोगों का के अंदर ये कॉन्फिडेंस ही खत्म हो चुका है कि वो जो भी ब्रांच मिलेगा वो उसको जस्टिफाई कर पाएँगे कि नहीं। उन्हें लगता है कि नहीं यार, मैंने रेडियोलॉजी नहीं ली तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद है, मुझे मेडिसिन नहीं मिला तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा चीज़। तो आपका इस पे क्या यार ये है? देखो यार ये देखो, ये सबका माइंडसेट है एक्चुअली, क्योंकि एवरी पर्सन इज़ यूनिक। हुँ, तो वो यही सोचता है कि मैं इसी के लिए बना हूँ, तो मेरे को यही करना पड़ेगा। हुँ, और कुछ होते हैं कि भाई कुछ भी करा लो, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। और कुछ होते हैं कि हमको कुछ भी नहीं करना, तुम चाहे हमको सब कुछ दे दो तो भी हम कुछ नहीं करेंगे। ऐसे भी लोग हैं। तो इट्स अ टोटली माइंडसेट। और एक्चुअली ये जो मैट्रिक्स और ये जो इन्होंने बना रखा है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इन्फ्लुएंस हो रहे हो। क्योंकि मैंने भी शायद फाइनल ईयर में डैम्स वगैरह क्लासेस ज्वाइन की थी। तो मेरे बैच वाले सारे फोमो के अंदर क्लासेस जाते थे। सुबह 8 बजे उठ के लाइव क्लासेस था, मैं जोधपुर हाँ, में था तो लाइव क्लासेस होती थी। तो सुबह 8 बजे उठ के जा रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, 2-2 घंटे कंटिन्यू बैठ के, फिर थोड़ा-सा ब्रेक मिला तो लंच कर रहे हैं, फिर आके भाग के नोट्स बना रहे हैं। फिर उसके बाद लंच मिला तो 1 घंटे, ऐसे करके सुबह 8 से लेके रात 8 तक बैठ के नोट्स बना रहे हैं। तो वो उनकी चॉइस थी। बट मेरा ऐसा था कि भई 9 बजे नींद खुलेगी तो 9 बजे ही उठना है। फिर उसके बाद बढ़िया नाश्ता करना है, साढ़े 10 बजे पहुँचना है, फिर वहाँ 1 आध घंटे पढ़ाई करी, मन नहीं लगा तो मोबाइल पे वो स्नूकर वाला गेम आता था पूल, वो खेलते थे या मिनी मिलिशिया खेलते थे या पबजी खेलते रहते थे। फिर 1 आध घंटे बीच में पढ़ाई कर ली, फिर लंच का टाइम हो गया, लंच के बाद नींद आने लग गई, जाके क्लैश रूम पे सो गए। क्लैश ऑफ क्लैंस में टाउन हॉल अपग्रेड कर रहे होते थे। नहीं, नहीं, क्लैश ऑफ क्लैंस तो नहीं खेला कभी मैंने। इट वाज़ लाइक बहुत लंबा गेम था और पता नहीं, मैंने एक बार ट्राई किया था बट जमा नहीं। उसमें बहुत पेशेंस चाहिए, पेशेंस नहीं मुझे, बस नाम में धीरज है। अच्छा, अभी तक हमारे को तकरीबन-तकरीबन 90 लोगों ने जॉइन कर लिया हुआ है, लाइक्स बढ़ नहीं रहे हैं। लाइक्स अगर आप बढ़ाओगे ना तो यूट्यूब के एल्गोरिदम को लगेगा कि सच में कोई अच्छी बात हो रही है, तो बढ़ावा मिलेगा। आप तो जिन्होंने लाइक नहीं किया प्लीज़ उस वीडियो को लाइक कर दो। और मैंने प्रश्नावली तैयार रखी हुई है, मैं और अच्छे-अच्छे प्रश्न मैं डॉक्टर धीरज के सामने मैं रखूँगा। तो डॉक्टर धीरज मुझे ये बताइए कि फर्स्ट यार अटेम्प्ट यमराज बुलाओ मेरे को, यमराज। आई डोंट लाइक डॉक्टर धीरज। ओके, तो डॉक्टर यमराज बोलूँ या फिर सीधा नहीं, यमराज बोलूँ? यमराज, यमराज। ठीक आई है। डोंट लाइक डॉक्टर टाइटल मच, पता नहीं क्यों। चलिए इसका भी कोई रीज़न बता ही दीजिए कि क्यों नहीं आपको पसंद है? यार लाइक डॉक्टर बताओ तो वो अंदर से सारे मतलब ही बन जाते हैं। अरे जो वाह! भी आपको मिलता है वो कैसे? आपको बस मतलब के थ्रू करता है, बात करता है। अगर आपने बता दिया वो आप डॉक्टर हो, तो वो आपको बीमारी लेके आ जाएगा कोई ना कोई, जो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। वो आपसे रिलेशन बनाने की कोशिश करेगा, और यमराज बोल दिया तो आपसे पहले ही अच्छे। दूध उठ जाएगा। या मुझे जिंदा बीमार लोग बिल्कुल पसंद नहीं ना, इसलिए। बेसिकली मुझे ये बताइए सर कि एफएमटी के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर में 3 ईयर में क्या curriculum होता है? क्या कैसे मतलब जो भी पीजीडी जाएगा, तो अपने नेक्स्ट साल 3 साल वो कैसे इमेजिन करेगा? लाइक मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ के क्या जो प्रोफेसर्स थे और एचओडी थे, क्योंकि मैं अकेला ही पीजी था वहाँ पे। मेरे बस डिपार्टमेंट में मेरे अलावा 3 लोग और थे। एक एचओडी सर थे, एक असिस्टेंट प्रोफेसर थे जो बाद में एसोसिएट बन गए, एंड देन एक स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर था जो 5-6 ईयर से वहीं पे एमओ बन के था आफ्टर एमबीबीएस। ही डिडंट वांट टू परस्यू पीजी, सो वो उधर ही करता था। तो ऐसा था कि 15 डेज़ वो एमओ ड्यूटी करता था और 15 डेज़ हम एफएमटी वाले करते थे, और कुछ स्पेशल केस आया तो फिर पूरा डिपार्टमेंट जाता था। तो अच्छा, अराउंड 2 इयर्स आई वाज़ द ओनली पीजी। तो मेरा तो ऐसा था कि जिस दिन पहले दिन मैं पहुँचा,
तो उसी दिन एक्सह्यूमेशन का केस आ रखा था। अच्छा। लाइक हाँ, लाइक माय असिस्टेंट प्रोफेसर हैड टू गो टू द साइट टू एक्सह्यूम अ बॉडी। तो वो मेरे एचओडी सर से पूछा कि इसको लेके जाऊँ क्या? तो एचओडी सर ने बोला, "अरे! अभी इसका पहला दिन है, अभी पहले-पहले दिन का है, इसको गधे-मुर्दे उखाड़ने ले जा रहा है।" तो फिर क्या तो किया? उसके बाद हाँ, तो उसके बाद फिर एचओडी सर ने बोला कि चलो ये बुक्स पढ़ो, ये पढ़ो। देन उसके बाद फॉर एवरी ऑटोप्सीज़ दे यूज्ड टू सेंड मी टू ऑब्जर्व। लाइक ऐसा था कि शुरू के 3-4 महीने तो उन्होंने बोला कि किसी की भी ड्यूटी हो, यू हैव टू गो एंड ऑब्जर्व द ऑटोप्सी कि व्हाट आर द फाइंडिंग्स एंड यू हैव टू रीड कि क्या-क्या तुमको मिला है। एंड देन उसके बाद थोड़ा-थोड़ा डिस्कशन होता था, कोई अच्छा केस आया, कोई मर्डर केस आया या कोई होमिसाइड केस आया, कोई स्पेशल केस आया तो फिर पूरा डिपार्टमेंट बैठ के डिस्कस करता था, क्वेश्चन्स पूछते थे, बोलते थे अगले दिन पढ़ के आना, लाइक दैट। एंड देन धीरे-धीरे फिर सेकंड ईयर में आया, पर सेकंड ईयर में मैं फिर भी फर्स्ट ईयर ही रहा, क्योंकि कोई जूनियर्स तो थे नहीं। हुँ, जूनियर्स आए तो नहीं क्या? सेकंड ईयर तो 1.7 इयर्स बोला ना मैंने, ओह! अच्छा, 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 अच्छा। ओके, ओके, उस पर। 1.7 इयर्स तक तो मैं अकेला ही जीआर-1 था ना। हाँ, समझ गया, और इस समझ बीच में ऐसा था कि मेरी शुरू के 6 महीने तो कोविड ड्यूटीज़ लगती थी। तो हाँ, हाँ। पोस्टमार्टम से छुट्टी मिल जाती, मतलब डिपार्टमेंट से छुट्टी। 15-15 दिन कोविड ड्यूटीज़ थी तो कभी फीवर ओपीडी में बैठे हैं, कभी आईसीयू में बैठे हैं, कभी कहाँ क्वारंटीन के लिए बैठे हैं, ऐसा करके। तो ऐसा चल रहा था और बहुत सारी ऑटोप्सीज़ भी नहीं हो रही थी क्योंकि लोग घरों से बाहर ही नहीं निकल रहे, एक्सीडेंट ही नहीं हो रहे। जो लोग घरों में ही है, सुसाइड भी नहीं कर पा रहे। ऐसा हो रहा था। तो फिर क्या हुआ, तो उसके बाद जब सेकंड ईयर में आया मैं, तो तब क्लासेस भी नहीं चल रही थी यूजी की। देयर वर नो क्लासेस फॉर यूजी पीपल आल्सो, ओनली ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी और ऑनलाइन में ऐसा कुछ इतना था नहीं अटेंडेंस का क्योंकि ऑल क्लासेस वर सस्पेंडेड एट दैट टाइम। बट जब जैसे-जैसे लॉकडाउन ईज़ हुआ, देन उसके बाद मेरे को लेक्चर्स भी लेने पड़े सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के क्योंकि मैं अकेला था। तो लेक्चर्स भी लिए, फिर प्रैक्टिकल्स की कॉपीज़ चेक करना, थ्योरी की कॉपीज़ चेक करना, फिर उनके वाइवा लेना एंड एवरीथिंग एंड आल्सो फिर इंडिपेंडेंट केसेस मिलने लग गए एंड आल्सो एज एस्टिमेशन के केसेस करने रहते थे। और हमारे एक्चुअली महाराष्ट्र के अंदर क्या है कि क्लिनिकल फॉरेंसिक मेडिसिन इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी राजस्थान के अंदर है। इन राजस्थान, एवरी मेडिको लीगल केस इज़ डन बाय फॉरेंसिक पीपल। In अच्छा। Maharashtra, only age estimation and sometimes examination of victim or accused and or postmortem are done by forensic people. तो सब जगह मतलब इसका क्या है वो मतलब प्रॉपर एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है पूरे इंडिया में। कहीं पे क्या है, कहीं पे क्या है, कहीं पे क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द पीपल एंड डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट, ऐसा है। तो कहीं पे सिकनेस फिटनेस सर्टिफिकेट भी फॉरेंसिक वाला ही बनाता है, तो कहीं पे रेप विक्टिम सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर का एग्जामिनेशन पूरे फॉरेंसिक वाले करते हैं, कहीं पे गायनी वाले करते हैं, कहीं पे एज एस्टिमेशन रेडियो वाले करते हैं, तो कहीं पे फॉरेंसिक वाले करते हैं। तो ऐसी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। कहीं पे पोटेंसी टेस्ट उनके पास भेज देते हैं, यूरोलॉजिस्ट के पास, तो कहीं पे हुँ, फॉरेंसिक वाले लिख के भेजते हैं, कहीं पे डायरेक्ट यूरोलॉजिस्ट करते हैं। तो इसमें बहुत डिस्क्रिपेंसीज़ है कि कौन-कौन सा केस करेगा एंड मोस्टली पीएससी, सीएससीज़ पे तो केवल एमबीबीएस डॉक्टर्स ही पोस्टमार्टम कर रहे हैं। दे डोंट हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ ऑटोप्सीज़। तो मेरे ओह! पास इतने सारे फ़ोन कॉल्स आने लग गए थे तब कि सर हमने ये केस कर दिया, ये केस है तो हमको कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है और उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट्स वर रबिश। लाइक उनको कुछ भी नहीं आता था। ओह! और फिर उसी टाइम मेरे जो कलीग्स थे, वो एज़ अ मेडिकल ऑफिसर जॉइन हो गए। तो हुँ, उनको भी उनकी जो पीएससीज़ थी, वो मेडिको लीगल केसेस वाली थी। तो उनको भी बिल्कुल नहीं पता था कि भाई क्या लिखना है। तो वो मेरे को फ़ोन करके बोलते थे कि यार भाई ये हार्ट अटैक वाली रिपोर्ट कैसे लिखनी है मेरे को बता के भेज दे, मैं लिख देता हूँ। यार ये गाँव वाले नाटक कर रहे हैं, साँप से मरा है ये दिखाना है तो साँप वाली रिपोर्ट कैसे लिखनी है वो बना के भेज दे, मैं लिख ओके। देता हूँ। तो ऐसा चलता है उधर। उनको ये पता नहीं होता कि क्या विसरा रखना है, क्या सैंपल्स प्रिज़र्व करने हैं एंड देन उनको प्रॉब्लम्स होती है बाद में। क्योंकि जब पुलिस से और जब कोर्ट से समन्स आते हैं, तो दे डोंट नो व्हाट टू आंसर क्योंकि वी हैव टू आल्सो गिव समन्स इन कोर्ट। वी हैव टू गिव एक्सपर्ट विटनेस एज़ इन कोर्ट। तो फिर ऐसा सेकंड ईयर में चला, देन थर्ड ईयर के अंदर मेरे जूनियर्स आ गए थे एंड विदिन स्पैन ऑफ 6 मंथ्स क्योंकि एक बार एग्ज़ाम हुआ फिर वापस एग्ज़ाम हो गया था। हुँ, हुँ, तो हुँ। 6 मंथ्स के स्पैन में जूनियर्स आ गए तो तब बहुत ज़्यादा लाइक मेरे 2 जूनियर आए एंड देन 2 जूनियर आए तो लाइक 4-5 जूनियर हो गए थे मेरे। तो उसके बाद फिर यही सब चलता रहा तो फिर मेरी ऑटोप्सीज़ की ड्यूटी कम हो गई, देन लेक्चर्स थोड़े बढ़ गए और पढ़ने पे मैं फ़ोकस करने लग गया एंड इंडिपेंडेंट केसेस करने लग गया होमिसाइड्स के एंड समथिंग लाइक दैट। अच्छा। तो फिर थर्ड ईयर के अंदर इंडिपेंडेंट साइन करने लग गया और मेरे नीचे जूनियर साइन करने लग गया।
ओह! ताकि कॉन्फिडेंस आए। क्योंकि जनरली क्या होता है कि सीनियर्स क्रॉस साइन करते हैं, हाँ, हाँ। बिकॉज़ वी रेजिडेंट्स आर फ्लोटिंग पॉपुलेशन। क्योंकि हाँ, जैसे अब कोई मुंबई का केस है, उसका समन आता है 3 साल बाद, 4 साल बाद, 7 साल बाद, कभी-कभी तो समन्स 20 साल बाद भी आते हैं। जो आपने आज केस किया, उसके 20 साल बाद समन आएँगे, भाई ऐसा भी साहब। होता है। क्योंकि इंडियन इंडियन जुडिशरी सिस्टम इज़ वेरी स्लो। तो यहाँ पे इतना स्लो चलता है कि एक आज आपने केस किया और 1 साल के अंदर समन आ जाए, तो इट्स वेरी रेयर। जनरली 1 साल के बाद ही समन्स आते हैं। और ऑल्सो जो आप रिपोर्ट्स बनाते हैं, जो हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट्स है, जो फोरेंसिक साइंस लैब में रिपोर्ट्स भेजते हैं, उनको भी बहुत टाइम लगता है। लाइक आज आपने ऑटोप्सी की, आपको कोई कॉज़ ऑफ डेथ नहीं मिला, तो यू प्रिजर्व ऑर्गन्स इनफॉर्मली। तो आप आगे भेजोगे तो उसका ऐसा है कि 5 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर के बाद हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट आती है। हुँ, क्योंकि उनके पास पूरे जगह से हिस्टोपैथोलॉजी के सैंपल्स आते हैं। दूसरा है कि जो आप एफएसएल के अंदर रिपोर्ट्स भेजते हैं, अगर जब तक हाई प्रोफाइल केस नहीं है, तब तक उनकी रिपोर्ट्स भी 5 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर्स के बाद आती हैं, ऐसा है। तो मतलब जो फोरेंसिक जो देखा जाता है टीवीज़ वगैरह में कि भाई आज मर्डर हुआ, कल रिपोर्ट आ गई, परसों उसको सज़ा हो गई। फांसी तो हो गई। ऐसा कुछ नहीं है फोरेंसिक में। आज आप केस कर रहे हो, उसकी रिपोर्ट आएगी 1 साल बाद, कोर्ट से समन आएगा 2 साल बाद और जो सामने वाला क्रिमिनल है उसको सज़ा होगी 5 साल बाद। अच्छा, एक सर 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ मैं, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 2 मिनट का ब्रेक। जो लोग अभी मुझे सुन रहे हैं वो लाइक तो बढ़ा ही दीजिए। डॉक्टर यमराज का एक बहुत फेमस ट्वीट है जो आप उनके प्रोफाइल पे भी जाके चेक कर सकते हैं। उन्होंने लिख रखा हुआ है कि आई एम द फर्स्ट जनरेशन मतलब आई एम द फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर ऑफ माय फैमिली एंड आई विल मेक श्योर कि मेरे बाद कोई और डॉक्टरी ऑफ ना करे। समहाउ बहुत अच्छे तरीके से लिख रखा हुआ था, मेरे मुँह से अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है? तो वो आप वो ट्वीट ज़रूर जाके पढ़ना, ठीक है? अभी अगला क्वेश्चन मैं उनसे यही पूछूँगा कि उन्होंने ऐसा ट्वीट क्यों किया है और उसको पिन करके भी रखा हुआ है, हाँ, लास्ट जनरेशन ऑल्सो, ठीक है? तो एक बार ये देख लेता हूँ क्योंकि देख के तो भई मुझे ये काफ़ी कूल लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा कंटेंटेड भी फ़ील कर रहे हैं अपने ब्रांच के साथ, लेकिन स्टिल उन्होंने वही ट्वीट को क्यों पिन करके रखा हुआ है? चलो पूछ ही लेते हैं आज। और आपके भी कोई क्वेश्चन्स होंगे तो आप कमेंट में लिख सकते हो जैसे कि डॉक्टर पुनीत ने लिखा हुआ है सर एफएमडी के बाद सीआईडी या सीबीआई कैसे ज्वाइन करें? हाँ यार ये क्वेश्चन तो मुझे भी डालना चाहिए था। और कोई क्वेश्चन तो देखता हूँ। लोग कुछ लोगों की पर्सनैलिटी रैंक पे ही घूमती है ऑफ कोर्स। लोग अपने ट्विटर के हैंडल पे लिख मेंशन कर देते हैं कि ऑल इंडिया रैंक इतना ये वो, ठीक है। लाइक्स बढ़ा दो यार। ओके, सो अच्छा डॉक्टर यमराज ये मेरा बड़ा बहुत दिनों से हाँ, मैं क्वेश्चन आप था। जो बोल रहे थे सब सुन रहा था मैं। अच्छा, अच्छा। तो ईयरफ़ोन ऑन है तो आई वाज़ लिस्टनिंग एवरीथिंग। तो ये पता नहीं मैंने ऐसे ही एक दिन लिख दिया कि भाई आई एम द फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर। क्योंकि जब आप फर्स्ट जन मिडिल क्लास फैमिली से होते हो तो लाइक एक सपना सा बन जाता है पूरे घर वालों में, आपके अंदर खुद, कि भाई मैं डॉक्टर बनूंगा। क्योंकि मैं तो ऐसा ही सोचता था कि भाई एमबीबीएस में घुस गए तो लाइफ सेट है। हाँ, हाँ, एमबीबीएस हाँ। में घुस गए तो डॉक्टर बन गए तो अरे खूब फर्स्ट पैसा कमा सकते हैं। मेरा तो एक ही था, पैसा कमा सकते हैं। हाँ, दबा और के पैसे कमाएँगे मेहनत कुछ नहीं करनी पड़ती, एमबीबीएस हो गए, खूब पैसा बस। आएगा, खूब पैसा आएगा। पर फिर जब उसमें गए तब पता चला एमबीबीएस के बाद पीजी भी है। फिर अब जब आप उतरते हो फील्ड में, आप एमबीबीएस करने तो आप देखते हो कि यार बहुत सारे ऑलरेडी प्रिविलेज्ड किड्स हैं, जिनके ऑलरेडी पापा, दादा, नाना सब डॉक्टर है फैमिली में, जिनके पास ऑलरेडी हॉस्पिटल्स हैं, जिनके पास ऑलरेडी सब कुछ है। और आप क्या करना चाहते हो? पीजी। क्योंकि आपको एमबीबीएस के बेसिस पे 60,000, 70,000, 80,000 की नौकरी मिलेगी और वो और भी उसपे आपको आपका घिसानी खून छूट पड़ेगी। के जाएगा। उसमें भी आपको घिसानी पड़ेगी और हाँ, इज्जत मिलेगी नहीं। और दूसरा है कि आप जो सोच के बैठे थे कि खूब पैसा आएगा और खूब एन्जॉय कर सकते हैं, तो वो होता नहीं। फिर आप पीजी कर लेते हो, फिर पीजी करने के बाद पता चलता है, अरे यार ये तो और ज़्यादा मुश्किल काम हो गया, क्योंकि अब आपको कॉर्पोरेट में काम करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट में घिसनी पड़ेगी, या खुद का खोलो तो इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब मिडल क्लास फर्स्ट जन डॉक कहाँ से पैसा लाए? क्योंकि उसको अपने घर को भी सँभालना है, केवल अपनी डॉक्टरी नहीं करनी ना। उसको पैसे कमा के घर को भी देने, उसको लोन्स भी भरने हैं, उसकी ईएमआई भरनी है और उसको अपनी ज़िंदगी भी जीनी है। फिर वो सर क्या सोचता है, चलो
यहाँ पे एक विरोधाभास ये आ सकता है कि आप फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर थे, आपने उतना कैपिटल कॉर्पस जमा कर लिया। अब आपके जो बच्चे होंगे फिर आपको उनको उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो फिर उनके लिए नहीं बेटर तो वो होगा। और कुछ अच्छा कर लेंगे ना यार, क्योंकि हाँ, ये अब जो हो रहा है, जो डॉक्टर्स लाइक जो पहले था, आज के 20 साल पहले, आज के 10 साल पहले भी, अगर आप एमबीबीएस करके आप बैठे हो तो आपके पास पेशेंट आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है, अब आपको खुद को एडवर्टाइज करना पड़ रहा है, हाँ, अब हाँ। आपको नेग्लिजेंस के केसेस बढ़ रहे हैं। यू हैव टू बी केयरफुल इन एवरीथिंग, कभी भी आपको मारपीट हो सकती है आपके साथ। आप और कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपने अपना सब कुछ बेस्ट दिया, तो भी आपको लोग मार के जा सकते हैं। सही बात। अभी यार रिसेंट एक ट्वीट वायरल हुआ था, एक कार्डियोलॉजिस्ट हु वाज सर्विंग फॉर लाइक लास्ट 25-30 इयर्स, हुँ, उसको लोग मार के गए हैं। वो बोल रहा है कि अब मैं सोच रहा हूँ कार्डियोलॉजी छोड़ दूं, मैं फार्म चलाऊं, फार्म खोल लूं, खुद का फार्मिंग कर लूं। लाइक जो कार्डियोलॉजिस्ट 25 साल से लोगों की जानें बचा रहा है, जब वो ये बोल रहा है तो मैं तो फिर क्यों ना बोलूं। बात सही है। तो ये मैंने तभी देख लिया था। और क्या होता है कि लाइक डॉक्टर को इतना ज्यादा वेटेज दे दिया गया है ना, बीइंग ए डॉक्टर, नॉर्मल लोगों में, और वो अंदर से क्या बोलते हैं उसको, जैसे गुब्बारा फूल जाता है ना, हाँ, इट्स लाइक दैट ओनली प्रोफेशन ऐसा हो रखा है। क्योंकि असली रियलिटी अपने को पता है कि क्या हाँ, है। बाहर वालों को तो यही दिखता है कि भाई ये डॉक्टर है, ये तो खूब कमाता होगा। खूब बट अपने कमाते को पता है ना कितने सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। जब आप एमबीबीएस में होते हैं, जब आप पीजी में होते हैं, दोस्तों की शादी नहीं अटेंड कर सकते, टाइम पे सो नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, घूम नहीं सकते। आप ये बताओ, एक रेजिडेंट डॉक्टर को साल में कितनी लीव मिलती है अकॉर्डिंग टू एनएमसी? लीव एनएमसी का तो पता नहीं, लेकिन ऐसे तो कोई लीव का कोई प्रावधान नहीं है। नहीं, इसको मिलती है 20 लीव, 20। 20 या 12 लीव्स है। और वीकली एक ऑफ ले सकते हो, ऐसा रूल है। 30 बट डेज का ये है कहीं पे डीएनबी। फॉलो नहीं है। हाँ, 30 डेज का आप डीएनबी। एक हाँ एक आप एक वीकली ऑफ ले सकते हो, एंड आपको 20 या 12 लीव अवेलेबल है, एक महीने की एक लीव एंड वीकली ऑफ आपको अवेलेबल है। ऐसा आप ले सकते हो, बट ये कंपाइल नहीं कर सकते। अब आप सोचो, और आपकी ड्यूटीज 24 आवर्स में कभी भी लगाई जा सकती है। तो भाई, आदमी जब इतना ही कर लेगा तो वो जिएगा कब? एंड उसके बाद भी क्या मिल रहा है? हुँ, इतना करने के बाद भी क्या मिल रहा है? अनलेस यू आर सो मच पैशनेट, तो आपको पेशेंट लोड बहुत ज्यादा है, सिखाने वाला कोई होता नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से रिसोर्सेस होते नहीं है, जो हुँ, बेयरली मिनिमम है आपको उनके उनके साथ ही वर्क करना पड़ता है। ऊपर से सिक्योरिटी नहीं होती है। तो अगर कोई क्लिनिकल में जा रहा है, तो मैं तो यही बोलता हूँ कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मेरा तो यही मानना है। अगर अंटिल उसके ऑलरेडी उसके बाप दादा के पास पैसा हुँ, नहीं वही, है, वही, वही। हॉस्पिटल्स नहीं है, या फिर वो अफोर्ड कर सकता है, तब तो ठीक है। अदरवाइज क्लिनिकल ब्रांचेस तो इतनी ज्यादा वो हो रखी है आजकल, जिसका कोई सेंस नहीं है। क्योंकि आप कंपेयर करोगे यूएसए में के अंदर जो पे है और इंडिया के अंदर जो पे है, और जो लीव सिस्टम है और जो फैसिलिटीज है, तो फिर कुछ भी नहीं है। एंड यहाँ पे इतने ब्रिलियंट लोग हैं, इतने ब्रिलियंट पीपल है, स्टिल दे आर डूइंग इट हुँ, while सफरिंग एवरीथिंग। फिर भी वो कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। सही बात है। करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इससे अच्छा कुछ और कर लेगा, कोई बिजनेस भी डाल लेगा, तो 10 साल के अंदर बिजनेस बहुत अच्छा हो जाता है। आप कंसिस्टेंटली उस पर वर्क करो तो एकदम सही बात है। 10 साल में इंसान आप कर 3-4 बिज़नेस अपना शुरू कर सकता है, अलग-अलग। एग्जैक्टली exactly। और लेकिन अपन दस यहाँ साल पे में आके क्या होता है, भाई पढ़ना ही है। 10 साल में क्या होता है, आप एमबीबीएस और एमडी की डिग्री लेके निकलते हैं, और आपको कितना मिलेगा? अनलेस वो यू स्टार्ट योर ओन क्लिनिक, उसके लिए आप फिर से 5 साल लगाओ, हुँ, इन्वेस्टमेंट लगाओ, जो आपके पास है ही नहीं। उसके लिए लोन लो, फिर ईएमआई भरो। और एक्चुअली क्या ये मॉब मेंटेलिटी हो रखी है कि भाई डॉक्टर का मतलब है कि फिजिशियन या सर्जन, इसके अलावा और कोई डॉक्टर है ही नहीं। धीरे-धीरे मेंटालिटी चेंज हो रही है और हमें भी मतलब ऐसा एक अपना मतलब अब जैसे-जैसे सोशल मीडिया आ रहा है, तो जैसे आपके इतने सारे फॉलोवर्स हैं, सिर्फ डॉक्टर्स ही फॉलोवर्स नहीं है, बहुत जनरल पब्लिक भी जो है आपको अच्छे से फॉलो करती है।
तो वो समझ रही है कि आप क्या काम करते हैं, हम जैसे लोग क्या काम करते हैं, एनेस्थीसिया वाले लोग क्या काम करते हैं। तो अभी धीरे-धीरे जागरूकता बढ़ रही है। तो आई थिंक कि आने वाले 10 साल में थोड़ा-सा सिचुएशन हमारे जो प्रोफ़ेशन का है, एट लीस्ट नहीं, थोड़ा एक्चुअली क्या है कि लोगों को है ना जो टियर 1 और टियर 2 सिटीज़ के है ना, उन सपनों को कम करके दे हैव टू मूव टुवर्ड्स टियर 3 एंड विलेजेस, हो गए देन शॉर्ट ओनली दे कैन बी सक्सेसफुल। अगर वो सोच रहे हैं कि भाई दिल्ली, मुंबई, जयपुर और ये बड़ी-बड़ी सिटीज़ में रहेंगे, तो फिर दे विल बी क्या बोलते हैं, मतलब नहीं है। आप गाँव में जाओ, इलाज करो, आपको सब कुछ मिलेगा। पैसा मिलेगा, इज़्ज़त मिलेगी और आपको सैटिस्फैक्शन मिलेगा कि यार मैंने एक सच में जेन्युइन बंदे की हेल्प की। हुँ, बट वही है कि उसके लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आपकी लाइफ की लाइफ़स्टाइल सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, आपके बच्चों का फ्यूचर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। क्योंकि विलेजेस के अंदर या टियर 3 सिटी के अंदर इतने अच्छे-अच्छे स्कूल्स और वो नहीं है, आप वो माहौल नहीं है। तो अब यही तो दिक्कत है। सर आपके और डिपार्टमेंट में टॉक्सिसिटी का क्या हिसाब है? जो सीनियर्स मतलब आपको ऐसा कुछ अ, ज़्यादा लाइक इट पकड़ाते हैं? डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट कॉलेज। हमारा ऐसा सीन है लाइक मान लो 50-50 है। लाइक 50% कॉलेजेस या प्रोफेसर्स आर टॉक्सिक, 50% आर वेरी चिल। तो आप टॉक्सिसिटी मतलब वो वहाँ लकी पे हो। क्या टॉक्सिसिटी आपको ज़्यादा रिपोर्ट, ज़्यादा पेपर वर्क में उलझा देते हैं? नहीं। टॉक्सिसिटी उस काइंड में नहीं होती टॉक्सिसिटी। वो सब तो ठीक है, बस वो आपको क्या बोलते हैं कि लाइक जैसे अब मैं मान लो फर्स्ट ईयर में गया और फर्स्ट ईयर में मेरे को कुछ सिखाया नहीं, मर्डर केस आया, मेरे को बोल दिया साइन कर दे। हुँ, समझ गए? और कोई सीनियर साइन नहीं कर रहा। ओह! तो उसके रिपरकशंस कब मिलेंगे मेरे को? 4 साल बाद, 3 साल बाद। समझ गया और रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपका यूज़ हो रहा है। ऑब्वियसली साइन मेरे डॉक्टर में हूँ। हुँ, तो उस समझ टाइप की टॉक्सिसिटी होती है। तो ये दूसरा ज़्यादा आपने क्वेश्चन पूछा था कि सीआईडी या उसमें कैसे जाएं। किसी ने पूछा तो था। एक्चुअली इसके लिए ऐसा है कि फॉरेंसिक एमडी करके सीआईडी में आप नहीं जा सकते। उसके लिए ऐसा है कि आपको बीएससी, एमएससी, पीएचडी करनी पड़ती है फॉरेंसिक साइंस में, फिर इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अच्छा, क्योंकि सीआईडी वाले ऑटोप्सीज नहीं करते, जो उसमें दिखाया गया है, जो सीआईडी शो आता था, हाँ, ऑटोप्सी फॉरेंसिक डॉक्टर ही करता है। जो फॉरेंसिक साइंस साइंटिस्ट होते हैं वो अलग काम करते हैं। उसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट ब्रांचेस है फॉरेंसिक साइंस की, लाइक फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स, फिंगरप्रिंटिंग एंड फॉरेंसिक एंटेमोलॉजी, लाइक दैट। तो आपको वो चीज पढ़नी पड़ती है, फिर देन सेंट्रल के एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, देन यू कैन गो इनटू सीआईडी। ओह! तो एक्चुअली जो सीआईडी सीरीज आता था सोनी पे, उन्होंने दोनों को मिक्स कर दिया कि एक ओह! ही बंदा ड्रग की टेस्टिंग भी कर रहा है, एक ही बंदा ऑटोप्सी भी कर रहा है, एक ही बंदा बुलेट भी टेस्ट कर रहा है, सब कुछ एक ही आदमी कर रहा है, एक ही जगह पे हो रहा है। तो ऐसा नहीं है। तो ये दैट इज द थिंग, क्योंकि टीवी वालों ने एक्चुअली तो टीवी वालों ने तो डॉक्टर की छवि तो कुछ ज़्यादा ही खराब कर रखी हुई है। टीवी वालों ने सबकी छवि खराब कर रखी है। ए मूर्ख तेरी छवि सुधार। मूर्ख थे। इंडिया गॉट लेटेंट नो? या मस्त है। केशव तो झा। केशव जी। तो तो ऐसा है, और एक्चुअली पीपल आर मोस्टली कंफ्यूज बिटवीन फॉरेंसिक साइंस एंड फॉरेंसिक मेडिसिन। लोगों को ये पता नहीं चलता है कि फॉरेंसिक मेडिसिन इज डिफरेंट, फॉरेंसिक साइंस इज डिफरेंट। अपने तो जनरली एमबीबीएस वाले हैं, तो उनको पता है मोस्टली, बट मोस्ट पीपल मेरे से क्वेरी करते हैं कि भाई फॉरेंसिक का एक्चुअली एक्टिव बंदा, आई थिंक आई एम द ओनली एक्टिव पर्सन फॉरेंसिक का, यस, और यस। कोई मिलेगा नहीं, या बाकी है तो वो टीचिंग लाइन में है। हुँ, 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 हुँ। बाकी आपने जो ऐसे सोशल मीडिया वगैरह पे एक्टिव ऐसा कोई बकचोदी करने वाला या कुछ भी डाल रहा है, कुछ भी कर रहा है, ऐसा तो अकेला मैं ही हूँ शायद फॉरेंसिक फील्ड में से तो। देखिए सर, तारीफ़ तो नहीं कर मतलब वैसे वो नहीं कर रहा, बटरिंग नहीं कर रहा, लेकिन आपको रिप्लेस कर पाना भी मुश्किल है क्योंकि इतना सही कंसिस्टेंटली अच्छे से ट्वीट कर पाना और हर एक मैटर को अच्छे से उजागर कर पाना डार्क ह्यूमर के साथ, हर किसी की बस की बात नहीं। मैं लाइक इट्स नेचुरल, मेरे को कुछ इसमें एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते। कभी कभी ऐसा होता है कि दो दो दिन दिन दो तीन दिन तक आई डोंट ट्वीट एनीथिंग। अगर कोई थॉट्स नहीं आ रहे तो मैं जबरदस्ती कुछ नहीं करता। जब ओरिजिनल थॉट्स आएंगे तभी करना है, नहीं आ रहे तो मत करो। लाइक जो रोज लोग बोलते हैं ना, रीच का भूखा है, रीच का भूखा है, ऐसा अपने को कोई लेना देना नहीं है।
तो जैसे लोग कहते हैं कि अब तो सारे ब्रांचेज़ में ये हो रखा हुआ है कि आपको सोशल मीडिया पे उतरना ही पड़ेगा, अपना एडवर्टाइज़मेंट करना पड़ेगा, लोगों के बीच में अपना नाम बनाना पड़ेगा। जैसे साइकियाट्री वाले करते हैं, डर्मा वाले तो पूरे-पूरे ही इंस्टाग्राम वगैरह। एवरीबॉडी लाइक वो सिंपल सी लाइन है ना, जो दिखेगा वो बिकेगा। अच्छा, तो फॉरेंसिक वालों के लिए वही ये लाइन है। कैसे फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकता है? नहीं, अभी तो नहीं है कोई फॉरेंसिक वाला। इसमें तो ऐसा होता है कि जितना आप कम ओह! लाइमलाइट में हो, उतना बेटर है आपके लिए। हुँ, फॉरेंसिक फील्ड ऐसा है। क्योंकि मान लो, किसी दिन कोई ऐसा केस आ गया और सबको पता है कि ये बंदे ने केस किया है, तो एवरीबॉडी विल बम्बार्ड यू। अच्छा, तो फॉरेंसिक वाले जो होते हैं, वो लाइमलाइट से दूर भागते हैं जितने सारे हैं। ओके। क्योंकि अभी तो चलो मैं प्राइवेट में हूँ, पर यही मैं गवर्नमेंट में होता और मैं कुछ ऐसा बोल दूँ कंट्रोवर्शियल या कुछ भी किसी केस डिटेल्स के बारे में, तो मेरे को फ्यूचर रिपरकशंस होंगे ना उसके। हुँ, क्योंकि हुँ। दोज केस आर इन ट्रायल, दे आर उनमें कोई डिसिसिव नहीं हुआ है। और बाकी तो चलो डर्मेटोलॉजिस्ट हो गए, मेडिसिन वाले हो गए, सर्जरी वाले हो गए, दे कैन पोस्ट देयर केसेस विदाउट रिवीलिंग आइडेंटिटी। बट मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे जो बताएं उसी केसेस की फोटोज पुलिस के पास भी होगी, जज के पास भी होगी। तो आप ऐसा कह रहे हैं कि आप अगर कोई इंट्रोवर्ट है, तो उसके लिए फिर फॉरेंसिक बड़ा अच्छा फ़ील्ड होगा? लाइक इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट में मैं ज्यादा समझता नहीं, क्योंकि ये सब आजकल लोग बना के बैठे हैं, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ। लाइक कोई सही बंदा मिल जाए तो उसके सामने वो एक्सट्रोवर्ट बन जाता है, और कोई पागल हो तो मैं भी इंट्रोवर्ट बन जाता हूँ। लाइक ऐसे इमेजिन करिए ना, कोई फीमेल है, ठीक है, ज़्यादा किसी से बातें-वातें नहीं करती है, शांत है, अपने में ही रहती है। तो उसके लिए हम्म। फॉरेंसिक सही है, उसको मतलब सोशल मीडिया पे भी नहीं उतरना है, उसको जस्ट एक हाँ, बहुत सारे ऐसे फीमेल्स हैं, लाइक मेरी जूनियर्स बहुत सारे फीमेल्स हैं एंड समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। बहुत बहुत होते हैं कि जो काम पर्सन होते हैं या जिनको कुछ तो अलग करना होता है, वो फॉरेंसिक ले लेते हैं, क्योंकि फॉरेंसिक फील्ड ऐसा है किसी को कुछ पता नहीं इसके बारे में। यस, ज्यादा लोग एक्सप्लोर करते नहीं, और ज्यादा बताने वाला भी कोई नहीं है। आप पूछो तो किससे पूछो? सही बात है। आप अपने कॉलेज के प्रोफेसर से पूछ सकते हो बस, कि सर कैसा है, वही देखते हो आप, वही सीखते हो। और किससे पूछोगे? कोई है ही नहीं, सोशल मीडिया पे कहीं नहीं कोई। आप आपने किसी ऐसे पीजीटी से मुलाकात हुई जिसने मतलब फॉरेंसिक लेने के बाद ड्रॉप दे दिया हो, बोला हो कि अगले साल मैं क्लिनिकल ही दूँगा? लाइक एक्चुअली फॉरेंसिक आदमी तभी लेता है जब उसको कुछ नहीं मिल रहा होता। वो पहले ट्राई करता है 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो वो देखता है कि भाई मेडिसिन मिल जाए, सर्जरी मिल जाए। फिर वो देखता है कि यार नहीं मिल रही, चलो पैथो वगैरह ट्राई करते हैं, तो फिर वो भी नहीं मिल रही होती है। फिर वो देखता है यार चलो फॉरेंसिक ही ले लेते हैं, ठीक है, कोई पढ़ना लिखना पड़ेगा नहीं, और पुलिस वुलिस से अच्छे रिलेशन बन जाएंगे। बस लाइक दैट। वर्क लाइफ बैलेंस हो जाता है? 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। और किसी की कोई का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप पोस्ट कर सकते हो। प्राइवेट में अच्छा पे मिलता है डॉक्टर साहब, कभी इंडीड और नौकरी पे सर्च करो। भले ही फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर क्यों ना हो, मिनिमम सैलरी फॉर टू क्लिनिकल, अच्छा ये। हाँ सर, मैं वो हाँ, पूछ वर्क लाइफ फॉरेंसिक बैलेंस। में अच्छा, मतलब प्राइवेट के अंदर क्या है, एक्चुअली फॉरेंसिक डॉक्टर्स है ही नहीं। तो दे आर इन सो मच डिमांड, क्योंकि एनएमसी का रूल है कि इतने इतने असिस्टेंट प्रोफेसर होने चाहिए, इतने एसोसिएट होने चाहिए। तो दे आर पेइंग गुड सैलरी, लाइक 1.5 लाख 2 लाख आराम से दे देते हैं प्राइवेट के अंदर। ऐसा है, गवर्नमेंट के अंदर मिलता है 80,000, 90,000, 1 लाख, लाइक दैट असिस्टेंट प्रोफेसर। तो और ये गवर्नमेंट में काम भी कम रहता है, प्राइवेट में गवर्नमेंट में काम ज्यादा रहता है, प्राइवेट में काम कम रहता है। बट एक्चुअली जो फील्ड का जो मजा है, वो गवर्नमेंट में है। ओ, कि आप ऑटोप्सीज कर रहे हो, मेडिको लीगल केसेस हैंडल कर रहे हो, पुलिस वाले आ रहे हैं, लॉयर्स आ रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हो। तो मजा तो गवर्नमेंट में ही है, बट जब पैसे ही नहीं मिल रहे, जो चीज इंपॉर्टेंट है, तो फिर दुःख होता है। तो फिर दुख होता है ना। ये पूछ रहे हैं एक डॉक्टर अनिर्बान की, फॉरेंसिक करने के बाद आफ्टर पीजी डिग्री व्हाट नेक्स्ट? डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको करना है डीएम, तो डीएम के भी 3 कोर्स आ गए हैं। फॉरेंसिक रेडियोलॉजी कर सकते हो, फॉरेंसिक पैथोलॉजी कर सकते हो, फॉरेंसिक टॉक्सिको कर सकते हो। अगर आप फॉरेंसिक रेडियोलॉजी करते हो, तो इट्स अ टोटली न्यू एंड टोटली अनएक्सप्लोर्ड ब्रांच। यू विल बी पायनियर इन दिस। जब आफ्टर 8-10 साल बाद सब जगह वर्चुअल ऑटोप्सी होगी, तो आपका नाम सबसे पहले आएगा।
हुँ, दूसरा है कि फॉरेंसिक पैथोलॉजी एक्चुअली इट इज रिवर्स। जो फॉरेन के अंदर जो यूएस यूके बाकी जगह डिग्री होती है, वहां पे पहले पैथोलॉजी पढ़ाई जाती है, हुँ, हुँ। देन फॉरेंसिक पैथोलॉजी पढ़ाई जाती है। बट इंडिया में इतना टाइम नहीं है किसी के पास, तो पहले फॉरेंसिक ही पढ़ा देते हैं। तो अच्छा, उसको इनकलकेट करने के लिए पैथोलॉजी अब इन्वॉल्व कर रहे हैं, ताकि आप जो सैंपल्स निकाल रहे हो आप खुद ही उसको एग्जामिन करके आप खुद ही रिपोर्ट दे दो, आपको पैथोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। ओके, ये बेटर है। हाँ, ये बट इसके अंदर वापस से आपको 3 साल पैथोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि पहले आपको नॉर्मल टिश्यूज पढ़ने पड़ेंगे, देन आपको डिजीज टिश्यूज पढ़ने पड़ेंगे। इट्स लाइक मोर देन ना, हाँ, लाइक जो ज़्यादा ही पैथोलॉजिस्ट होते हैं, क्योंकि आपको कैंसर के बारे में पता होना चाहिए, और उसके बाद अगर जो चेंजेस हो रहे हैं इंजरीज के, वो भी पता होने चाहिए, क्योंकि पैथोलॉजी वाले होते हैं वो इतना इंजरीज का नहीं ध्यान ध्यान रखेंगे। हुँ, हुँ। और तीसरा है फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। अगर आपको लग रहा है कि भाई आप क्लिनिकल से दूर हो गए, तो आप फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी कर लो। देयर यू विल हैंडल पेशेंट्स विद क्या बोलते हैं, पॉइजनिंग केसेस, पेशेंट्स ऑफ पॉइजनिंग केसेस। तो ये अभी बाद में आ गया है। और दूसरा है कि आप गवर्नमेंट के अंदर एमओ लग जाओ, या प्राइवेट के अंदर 1 साल की एसआरशिप करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ। सर आपने तो बताया कि एमओ की जॉब में बड़ा सैचुरेशन रहता है, यूजी लेवल पे ही रहता है, तो फिर पीजी में तो और भी ज़्यादा ही होता होगा शायद? अब तो बढ़ ही गया सैचुरेशन। पहले जब मैं एमबीबीएस में घुसा था, तब लाइक कुछ 200 सीट्स निकली थी, मैंने सुना था ऐसा। एंड ओनली 40 या 50 एमबीबीएस डॉक्टर्स पहुंचे थे उन सीट्स के लिए, ऐसा था। हुँ, फिर जब मैं 2019 में निकला, तब कुछ 900 सीट्स निकली, तो 3-4 हजार डॉक्टर पहुंचे। और अब तो 1500 सीट निकल रही, तो 10 हजार डॉक्टर पहुंचे उन 1500 सीट्स के लिए। तो ऐसा हो गया है। तो फिर जो भी अभी-अभी एफएमटी लेगा, तो 3 साल के बाद उसे सैचुरेशन तो पक्का मिलने वाला है। नहीं, अभी एफएमटी ऐसा फील्ड है कि इसके अंदर आई थिंक नेक्स्ट 5 to 10 years के अंदर आएगा सैचुरेशन, क्योंकि इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस खुल गए हैं, वहां पे फैकल्टीज नहीं है। दे आर रनिंग ऑन सिंगल पर्सन, और 2 पर्सन पूरा डिपार्टमेंट चला रहे हैं। इतने सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी खुल गए, गवर्नमेंट के भी खुल गए इन ईच डिस्ट्रिक्ट। हुँ, हुँ, हुँ। तो वहां पे आपको जॉब्स मिल सकती है, बट वही है कि सैलरी विल बी वेरी लेस कंपेयर टू अदर क्लिनिकल ब्रांचेस। बट वही है कि क्लिनिकल ब्रांचेस में आपको कमाना है, तो पहले आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, ओपीडी चलाना पड़ेगा, लाइक दैट। क्योंकि क्लिनिकल में भी आप गवर्नमेंट में तो जॉब्स ले ही नहीं सकते, यू हैव टू जॉइन प्राइवेट, या फिर खुद का क्लिनिक खोलो। एक क्वेश्चन दिखा मेरे को, एमडी के बाद एलएलबी एलएलएम करने से फ्यूचर अपॉर्चुनिटी का क्या मिलते हैं। तो बहुत सारे जो पहले वाले जो एमडी वाले डॉक्टर्स थे, वो एलएलएम एलएलबी कर लेते थे, क्योंकि इससे क्या है कि थोड़ी क्रेडिबिलिटी मिल जाती है कि हुँ, दे हैव आल्सो स्टडीड लॉ। तो उससे क्या होता है कि आप अगर मेडिको लीगल कंसल्टेंसी शुरू करते हो आप, हाँ, हाँ। क्योंकि बहुत सारे जो फॉरेंसिक डॉक्टर्स होते हैं उनके उनके पास पुलिस वाले आते हैं, लॉयर्स आते हैं, तो एंड अदर दूसरे डॉक्टर्स भी आते हैं कि जैसे हाँ, मेडिकल नेग्लिजेंस का केस हो गया, तो क्या हुँ, करना है, कैसे करना है। तो उसकी आप एक कंसल्टेंसी फर्म चला सकते हो। हाँ, बट एक्चुअली दिक्कत ये है कि इंडिया के अंदर जस्टिस सिस्टम इतना स्लो है ना, कि आप उस कंसल्टेंसी को करना इज लाइक वेरी टफ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस गेट सेटल्ड आउट ऑफ द कोर्ट, क्योंकि वो बाहर ही राजीनामा हो जाता है, तूने मेरे को मारा, मैंने तेरे को मारा, इतना पे कर दे, कौन कोर्ट में जाएगा, पहुँच जाए वो। सेटलमेंट हो गया, खत्म। तो आपके ओपिनियन का वैल्यू खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है। करेक्ट बात है। और कितना एक कंसल्टेंसी फर्म में वो कितने चार्जेस आप कर सकते हैं क्लाइंट से? वो तो यार आपके ऊपर है कि आप अपनी कितनी हाइप बढ़ा के रखते हैं। लेकिन अगर फिर आप भी अकेले ही हो करने वाले, अच्छा, तो आप 1 हजार लो, 2 हजार लो, 5 हजार लो। जैसे आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसके आपके पास डिफेंस लॉयर आ गया कि सर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी है डॉक्टर ने, अब इसमें क्या क्या क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मैं। अच्छा। तो वो डॉक्टर जो डिफेंस वाला है, सामने वाला प्रोसिक्यूशन वाला है, वो लेके जाएगा, देगा कि भाई ये क्वेश्चंस है, क्योंकि जो सामने होगा वो भी एमबीबीएस डॉक्टर ही होगा, और मैं एमडी एफएमटी वाला हूँगा। तो मैं बता सकता हूँ कि ये गलत लिखा है, ये सही लिखा है, ये गलत लिखा है। यस, यस, यस। बट वही बात है कि जब वो कोर्ट में ही नहीं जाएगा, बाहर ही सेटलमेंट हो गया, तो क्या मतलब है। मतलब ही नहीं रहा कुछ। ऐसा है, क्योंकि जो लॉयर्स है उनको इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है मेडिकल फील्ड में,
एंड दे आल्सो डोंट बॉदर टू क्रॉस क्वेश्चन डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर ने लिख दिया तो ठीक है, सही लिखा होगा, लाइक दैट। सर वर्क लाइफ बैलेंस मिल जाता है? मेरा तो बहुत चिल था। मेरा तो 10 to 5 PM ड्यूटी थी रेजिडेंसी में पूरी। और जो मेडिकल ऑफिसर थे वो सैटरडे संडे की ड्यूटी कर लेते थे। तो हुँ, महाराष्ट्र में ऐसा होता है कि एक सैटरडे, मतलब अल्टरनेट सैटरडे ऑफ मिलता था। तो सैटरडे संडे 2 दिन मेरे तो चिल थे पूरे। 5 बजे के बाद फ्री, कोई कॉल्स नहीं, कोई इमरजेंसीज नहीं, नथिंग। सुबह 10 बजे जाना था, ऐसा। और अच्छा। उसके बाद आप जो करना है करो, कोई दिक्कत ही नहीं। तो एकदम चिल 10 to 5 वाली जॉब थी। और जो और डिपार्टमेंट अच्छा हो तो छुट्टियां वगैरह भी इजीली मिल जाती है। आप जो एचओडी सर ने बोला है या बोला है उनको अच्छे से पढ़ लिख के काम कर लो, तो वो छुट्टी दे देते हैं आराम से। तो मेरा तो एकदम वर्क लाइफ बैलेंस चिल था। और बाकी फॉरेंसिक डॉक्टर्स का भी चिल रहता है, क्योंकि शाम को 5 बजे बाद, 6 बजे बाद रेयरली कहीं पे इमरजेंसी केसेस या कोई हाई प्रोफाइल केसेस आता है, ऐसा है। और जो ये सारे टीवी में दिखाते हैं कि रात को भी कभी भी कॉल आ रहा है, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ जा रहा है। दैट इज वेरी हाई प्रोफाइल केसेस, क्योंकि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि आफ्टर सनसेट अगर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है तो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद ही पोस्टमार्टम होगा, और उस पोस्टमार्टम के अंदर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी होगी। लेकिन अगर वो मर्डर का केस या कोई भी सस्पिशियस केस है तो उसका रात में पोस्टमार्टम नहीं होगा। ओके। तो ये गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की। और दूसरा कि वो जो जहाँ पे पोस्टमार्टम करना है, इट शुड बी इक्विप्ड, वेल इक्विप्ड विद ऑल द लाइट्स एंड ऑल द फैसिलिटी। और इंडिया के मोस्ट ऑफ द पोस्टमार्टम सेंटर्स आर नॉट वेल इक्विप्ड, वेल लिट। वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम है, ना प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, ना प्रॉपर वर्कर्स है, ना प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स है, कुछ भी नहीं। क्योंकि फॉरेंसिक इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड ब्रांच। जब जिंदा लोगों के लिए आपको मेडिसिन, ग्लव्स, ये सब नहीं मिल रहे, बेड्स नहीं मिल रहे, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे, तो मुर्दों मरे के हुए लोगों के लिए सरकार क्यों ही करेगी? यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है कि कोटा मिलता है ना एमओ में फॉर पीजी 2, आपको नहीं लगता कि जिसकी अच्छी ब्रांच ना मिले वो एमओ करके फिर कोटा से रेडियो उठा ले एज फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर, जिसका पे भी 3-4 लाख है? मतलब वो कह रहा है कि एमओ ज्वाइन करवा लो किसी तरह ये और सोचने में बहुत इजी है। हाँ यही बात ये है। सोचने में इजी, पर जब आप एमओ बनते हो तब आपको पता चलता है कि भाई कितनी सारी मीटिंग्स करनी पड़ती है, कितना सारा काम रहता है। और आप ऐसी जगह पे होते हो कि आप पढ़ने बैठोगे आपको कुछ ना कुछ काम आ जाएगा। तो आप वो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ ही नहीं सकते। अब फिर जब आप नीट पीजी का एग्जाम दोगे, आपकी रैंक आएगी 20,000, 30,000, मार्क्स उतने आएंगे। फिर आप वापस अगले साल दोगे, फिर अगले साल दोगे, तब तक आपकी शादी की उम्र हो जाएगी। आपके घर वाले बोलेंगे परमानेंट जॉब है, शादी कर ले, बच्चे कर ले, और उसके बाद आप पढ़ के दिखा दो। और कंपटीशन तो बढ़ ही जा रहा है हर साल। वो तो बढ़ेगा ऑब्वियसली। तो आप सोच भी नहीं सकते कि भाई मैं ऐसा ऐसा करके मैं वो बन जाऊं और फिर मैं फटाफट पढ़ के रेडियो निकाल लूं। तो उसके लिए या तो आपके पास पूरा सब कुछ वेल सेटल्ड हो, और आप केवल पढ़ाई पे फोकस कर रहे हो। क्योंकि अगर रेडियो ब्रांच उठानी है तो ऑल इंडिया 2000 3000 रैंक लानी पड़ेगी, फिर आप उठा सकते हो। ऐसा किया है, बहुत सारे लोगों ने किया है, रेडियो उठाई है। बट वही है कि और कैटेगरी से थे तो मिल गई रेडियो इजीली। और किस्मत भी बहुत क्या अच्छा प्ले बोलेगा? करता है ना कि ऐसा कोई सेंटर मिला जहाँ पे उनकी ड्यूटी उतनी लगती नहीं थी। मेरे भी एक फ्रेंड ने निकाला था, लेकिन उनकी ड्यूटी वही बता वही। हफ्ते में 2 ही दिन जाते थे अपने हॉस्पिटल में, पर बाकी आजकल ऐसा नहीं है ना, आजकल तो एवरीथिंग इज ऑन बायोमेट्रिक। हाँ, आजकल हाँ। तो ऑनलाइन अटेंडेंस आती है। आजकल तो यू हैव टू बी प्रेजेंट देयर, नहीं गया तो कंप्लेन हो जाती है, सस्पेंड हो हुँ, जाते हैं। ये वो ड्यूटी के ऊपर, जो आपकी गवर्नमेंट ड्यूटी है उसके ऊपर वो लग जाता है कि भाई डॉक्टर सस्पेंड है, शो कॉज नोटिस आ जाता है। जिन्होंने आजकल लाइक पहले किया जैसा नहीं इस रहना। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि वही सेम बात मुझे भी डोपामाइन मिले और इस वीडियो की रीच भी थोड़ी-सी बढ़ जाए। 100 लोग तक भी पहुँचा था एंगेजमेंट, थोड़ा-सा लाइक अगर आप बढ़ा दोगे तो मज़ा आ जाएगा। और अब जो कर दो हम यार, लाइक कर दो यार, सुन रहे हो तो लाइक भी कर दो, क्या है, तुम्हारा लाइक करने से क्या ही बिगड़ जाएगा। तो मेरे को तो डॉक्टर फर्क आज पड़ता नहीं, लाइक करो अनलाइक करो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो यमुना जी फिर अब आपसे बस लास्ट वही क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं जो सबसे हम्म। मैं पूछता हूँ कि इस फील्ड हम्म। में सैटिस्फैक्शन अब मिला कि नहीं मिला आपको? मतलब ऐसा तो नहीं लगता कि रिग्रेट आ रहा है कि ये फील्ड क्या चुन लिया मैंने? नहीं, बहुत बार मतलब ऐसा लगता था कि क्या यार, अगर मैं अभी एमओ बन जाता, एमओ बन के अगर मेडिसिन सर्जरी उठाता तो आज
खुद ही चला रहा होता या पेशेंट देख रहा होता। फिर कभी-कभी लगता है नहीं यार अच्छा किया फॉरेंसिक ले ली, आराम से चिल लाइफ तो चल रही है अभी। अभी भी 9 टू 3 जाना है उसके बाद चिल है, आराम से सैलरी भी अच्छी है, ठीक-ठाक मिल रही है। तो बात का बाद में सोचेंगे, अभी तक तो सही चल रहा है सब कुछ। तो मेरे लिए तो लाइक बेस्ट डिसीजन बेस्ट डिसीजन तो क्या मतलब ठीक है, जो उस टाइम जो बेस्ट लगा वो ले लिया और लोग क्या लोग पता बोलते हैं मैं ना अगर कि नॉन क्लिनिकल खास करके फॉरेंसिक लेने के बाद शादी-वादी नहीं होती। ये बहुत लोगों का डाउट है। मेरे को तो करनी भी नहीं है। ये आपका पर्सनल हो सकता है। लेकिन अगर जिनको करनी हो तो उनको क्यों एफएमटी शादी लेना क्यों करना चाहेगा? क्यों बर्बाद होना चाहेगा? चाहिए। अच्छा। और शादी करके क्यों बर्बाद होना है यार? ऐसे ही बर्बाद होना है तो और भी तरीके हैं, क्यों शादी कर रहे हो? तो आप जो भी हमारे जितने भी श्रोतागण हैं, उनको क्या आप मैसेज देना चाहते हो एफएमटी के लिए कि मतलब क्या ग्रीन फ्लैग्स या फिर क्या रेड फ्लैग्स हैं जिनको देख लो और ये लाइक जिसको क्लिनिकल फील्ड नहीं पसंद, लाइक जिसको नहीं पसंद कि भाई हसल करना है या कि भाई पेशेंट देखने हैं, सुबह उठना है, जिसको नहीं पसंद क्योंकि बहुत सारे हैं जो बस घुस गए एमबीबीएस में, उनके बाद पता चलता है कि भाई यार ये तो मेरे से ना हो पाएगा, इतना मेहनत तो हमसे ना हो पाएगा। हाँ। और बट जिसको इंटरेस्टिंग भी बनना है कि क्या बोलते हैं उसको कि वैल्यूएबल बनना है कि जैसे जो दूसरी ब्रांचेस हो गई, फार्मैक हो गया, एनआर फिजियो बायोकेम, माइक्रोपैथो, तो दीज आर नॉट दैट मच इंटरेस्टिंग। उसके अंदर आप बस लैब्स में बैठे रहते हो एंड आप पीएसएम हो गया, तो आप उसमें क्या होता है कि जो नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ, उसमें आप बस लैब में बैठे हो और लाइक जो एक्साइटिंग वाला पार्ट है वो खत्म हो जाता है बिल्कुल हुँ, भी। और डायरेक्टली आप क्या बोलते हैं लाइमलाइट में नहीं आ पाते इन फील्ड को लेने का। पीएसएम में फिर भी आप आ सकते हो, आप कुछ अच्छी पॉलिसीज वगैरह करो, बट आप फार्मा ले लिया तो आप प्राइवेट उसमें चले गए, कॉर्पोरेट सेक्टर में घुस गए। एनआरटी जो बायोकेम में जस्ट आप प्रोफेसर बन के रह गए। बट एक फॉरेंसिक ही ऐसा फील्ड है जो आप कभी भी आप लाइमलाइट में आ सकते हो। आप अगर ले लिया तो आपके पास कभी भी कोई भी केस आ सकता है। और एवरीडे कभी भी आप सुबह उठे, अरे भाई आज मर्डर केस आ गया, फायर आर्म का केस, किसी ने हैंगिंग कर लिया, किसी ने क्या कर लिया, हॉस्पिटल के अंदर नेग्लिजेंस की डेथ होगी, खुद के हॉस्पिटल वाले डॉक्टरों के ऊपर हंगामा हो रहा है, तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। हुँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस भी किए हैं कि सर्जिकल वालों के ऊपर एलिगेशंस कर रहे हैं और पोस्टमार्टम हमने किया, तो ओह! उसके अंदर सर्जरी वालों को बचाते हैं, ऑर्थो वालों को बचाते तो क्या मतलब देखते हैं कि उन्होंने क्या गलत किया, क्या सही किया। एनेस्थीसिया वालों के ऊपर एलिगेशंस होते हैं, मेडिसिन वालों के ऊपर एलिगेशंस होते हैं कि गलत इंजेक्शन देके मार दिया। सही। तो तब हमारी वैल्यू बढ़ जाती है क्योंकि तब वहाँ के रेजिडेंट्स असिस्टेंट प्रोफेसर्स भागे भागे आते हैं कि भाई ऐसा-ऐसा केस है, देख लेना क्या है, क्या नहीं है। और यहाँ पे एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है एफएमटी पीजीटीज को धमकी आती है क्या पॉलिटिशियन इन हाई प्रोफाइल केस और इन रिस्क? पीजीटीज़ को नहीं आती है क्योंकि आप जस्ट स्टूडेंट होते हो तब। हुँ। बट जो एचओडी होते हैं, उनके पास मिलने आएगा ना, आपसे कोई क्यों मिलने आएगा? क्योंकि आप साइन करोगे नहीं उसपे, साइन होंगे एचओडी के, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे साइन होंगे एचओडी के, और लोग ये भी तो मिलेगी वो साइन। कि जैसे कोई आकर के आपको अंडर द टेबल कुछ ऐसे अच्छा खातिरदारी करके चाहता है क्या? लाइक मेरे पास ऑफर आए थे, ऑफर हमारे इस चीज़ के नहीं आते, हमारे पास ऑफर आते हैं कि डॉक्टर साहब इसका पोस्टमार्टम मत करो, बस यहाँ से यहाँ तक का चीरा लगा के सिल दो, अंदर से कुछ मत निकालो, आपको हम पैसे दे देंगे। और अच्छा। आप कॉज ऑफ डेथ लिख दो। हमको नॉर्मली मरा है, सब कुछ नॉर्मल है, बट आप बस चीरा मत लगाओ। या ओह! इतना लगाना है तो यहाँ से यहाँ तक लगा दो, यहाँ पे गले पे मत लगाओ। तो ओह! उसके लिए पैसे देते हैं बहुत सारे। और जो आप कह रहे हो कि रिपोर्ट मैनिपुलेशन और ये, तो बहुत हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि आजकल उन सब केसेस में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी फॉरेंसिक डॉक्टर्स करते हैं, ताकि कोई एलिगेशंस ना लगा पाएँ। कि ये रही प्रूफ, ये रही फोटोग्राफी, ये रही वीडियोग्राफी, अब तुमको जिस डॉक्टर को दिखाना है, जिस जज को दिखाना है, दिखा दो, हमने अपनी रिपोर्ट सही लिखी। ओके। क्योंकि पहले ये सब नहीं था, और आजकल डिजिटल थिंग आ गई है। फोटोग्राफर के लिए लेटर लिख दो पुलिस को, जब भी आपको लग रहा है कोई सेंसिटिव केस है,
लेटर लिख दो, बिना फोटोग्राफी के मैं नहीं कर रहा, मेरे को चाहिए फोटोग्राफी, मेरे को चाहिए वीडियोग्राफी। सही है। बस उसके बाद तो आप क्या कर लोगे? ये बात आपने और बहुत अच्छी और बताई। एक और चीज बताओ, करप्शन हर फील्ड में है। एवरी फील्ड, ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ पे करप्शन नहीं है। रेडियोलॉजिस्ट भी करप्ट है, तो सर्जन्स भी करप्ट है, तो फिजिशियंस भी करप्ट है, तो फॉरेंसिक वाले भी करप्ट हैं, कुछ कुछ। बट ऐसा नहीं कि एक एक पर्टिकुलर इंसान की वजह से आप पूरे फील्ड को बदनाम करो। क्योंकि क्या आपको नहीं लगता कि रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो सेक्स डिटर्मिनेशन करके पैसे कमाते हैं? ऑब्वियसली हाँ, कमाते हैं बहुत सारे। आपको नहीं लगता कि जो फिजिशियंस होते हैं वो ब्रांड मेडिसिन या जबरदस्ती मेडिसिन या कुछ एक्स्ट्रा मंगवा के उसमें कमीशन कमाते हैं? ऑब्वियसली कमाते हैं। आपको नहीं लगता है सर्जन जो होते हैं वो फिक्स सोनोग्राफी रेडियोलॉजिस्ट वालों से उनका कट ऑफ मिलता है? ऑब्वियसली एवरी फील्ड के अंदर है। और वो ये भी तो हो सकता है कि मैरो और प्रेप लैडर वाले लोग ही नीट पीजी पोस्टपोन करा देते हो। बहुत कुछ हो सकता है, लाइक होने में तो बहुत कुछ हो सकता है। कुछ और आप आंखें बंद कर लो तो कुछ सारे, भी नहीं हो सकता। हाँ, ठीक है ऐसा सर। है। ये यहाँ पे तो खत्म हो रखा है भाई, 1 घंटा पार हो चुका है। हमने इतना ही लिमिट सेट कर हाँ, रखा हुआ था 1 घंटे की बात करने का। अगर और भी कोई अच्छा ये कौन क्वेश्चन बोल रहा है सेंसर हो जाएगी सर श्रेया कॉल? टू डॉ ऑनेस्ट प्रेसिडेंसी। डॉक्टर श्रेया घोषाल आपको यमराज जी के ट्विटर अकाउंट को जाके के देखना चाहिए। उन्होंने बहुत सारे ऐसे सेंसर वाले स्टेटमेंट डाल रखे हुए हैं। और किसी ने पूछा कॉर्पो में डॉक्स हैव टू मीट कोटास फॉर फोर्स हाँ, लैब्स। वही मैं जो बोल रहा था। मतलब ये अब एलिगेशंस है, क्या सच है क्या झूठ है, वी कैन नेवर नो। पुलिस कनेक्शन हेल्प सर। ऑफ कोर्स को पुलिस कनेक्शन का तो हेल्प आता ही होगा। देखो, पुलिस की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, पुराना एकदम। बॉलीवुड डायलॉग है। पुलिस और वकील। तो हाँ, नहीं वकील की तो फिर भी ठीक है, तो पुलिस की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, पुराना डायलॉग है। तो आप अपने हिसाब से, अपने पर्सनल लेवल पे आप जैसा आपको सही लगे आप वैसा कर सकते हो, क्योंकि एवरी पर्सन इज डिफरेंट। ऐसा एक आप वो नहीं कर सकते कि भाई फॉरेंसिक वाला है तो वो ऐसा ही करता होगा। ये बात आपको। इनिशियल इनकम आफ्टर 1 ईयर एसआरशिप, तो इट डिपेंड्स कि अगर आप गवर्नमेंट में जा रहे हो तो आपको जो सब असिस्टेंट प्रोफेसर को सैलरी मिलती है वही सैलरी मिलेगी। लाइक जो राजस्थान में तो 85 या 90,000 समथिंग है असिस्टेंट प्रोफेसर की। एंड इन प्राइवेट यू कैन गेट अराउंड 1.5 to 2 lakhs। अभी यही रेट चल रही है फॉरेंसिक वालों की। तो फिर ऐसा अभी है। और कोई क्या करे यमराज जी की कुछ उसका सैलरी बढ़ जाए, कुछ उसको ज्यादा पैसे कुछ कमाए, चार उसके लिए पांच लाख आपको रुपए। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ढूंढना ही पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा वर्क करना ही पड़ेगा। आपको अगर, क्योंकि मैं 3 बजे के बाद फ्री हूँ, अगर आप भी फ्री हो, आप चाहो तो आप अपना ओपीडी खोल लो, शाम हम्म, को 5 बजे से 10 बजे तक पेशेंट देखो, कोई हॉस्पिटल ज्वाइन कर लो। करना ही पड़ेगा ना। अब जो मेडिसिन वाले होते हैं वो केवल एक हॉस्पिटल में थोड़ी जाते हैं, चार चार हॉस्पिटल ज्वाइन करके रखते हैं। पीडियाट्रिशियंस होते हैं, कभी सुबह इधर, दोपहर में इधर, शाम को इधर, रात को इधर, उसके बाद घर के होम विजिट्स करते हैं। तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो फिर नहीं कुछ ना। वो तो ऑब्वियसली बात है। आप एक जगह बैठे रहो कितने पेशेंट आ जाएंगे? आपको जगह भी तो चेंज करनी पड़ेगी, पेशेंट भी तो उसी जगह आएगा ना। अब उनके पास जाना थोड़ा बहुत आपको भी जाना पड़ेगा। तो आप आफ्टर एमडी फॉरेंसिक मेडिसिन यू कैन ओपन योर ओन क्लिनिक। ऐसा कुछ नहीं कि आप भूल गए, आपने एमबीबीएस की है, आप जस्ट 1 महीने 2 महीने किसी फिजिशियन के अंडर आप थोड़ी गाइडेंस बैठ जाओ, उसकी क्लिनिक पे बैठ जाओ 5 घंटे, आपको पता चल जाएगा क्या डायग्नोसिस, और पढ़ लो थोड़ा सा साथ साथ। हम्म, आप पढ़ लोगे तो 15-20 मेडिसिन होती है, 15-20 वही डायग्नोसिस है, तो। यस, 15-20 लैब इन्वेस्टिगेशंस हैं, और कुछ भी लगे रेफर टू हायर सेंटर या रेफर टू स्पेशलिस्ट। यस, ये तो यस। आप कर ही सकते हो ना। बाकी डेंगू मलेरिया टाइफॉइड ये सब का तो ट्रीटमेंट आप इजीली दे सकते हो। कॉमन कोल्ड हो गया, नॉर्मल सर्जिकल हो गया, आप उसका इजीली कर सकते हो। लेकिन ये लोग करते नहीं ना, सुनने में सेक्सी नहीं लगता है, लगता है कि यार यार बनी है। देखो, देखो ऐसा है कि अगर आपको पैसे कमाना है तो बेसिक से ही शुरू करना पड़ेगा। हम्म, सीधा पैसा नहीं कि आपने चकाचक क्लिनिक खोल लिया और आपके पास पेशेंट आएंगे 2,000 रुपये कंसल्टेशन के देके जाएंगे, तो इट्स नॉट, इट कैनॉट हैपन। आपको शुरू 100 रुपये से ही करना पड़ेगा। हम्म। तो भाई 100 रुपये की फीस है, आपको अपना पेशेंट बेस बनाना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, तब जाके आपका क्लिनिक धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। अगर आप में इतनी पेशेंस है
आप इतना टाइम दे सकते हैं, तो आप कर सकते हो, वरना 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख एक टियर 3 सिटी के अंदर इज़ मोर दैन इनफ फॉर मी। लाइक आप आराम से चैन की ज़िंदगी निकाल सकते हो। आप थोड़ा बहुत सेविंग्स करके, इन्वेस्टमेंट करके आप कर सकते हो। तो वो आपके ऊपर है, आप कितना कमाना है, जितना कमाना है उतनी मेहनत करो। और आपको चिल लाइफ़ चाहिए, तो चिल रहो, जितनी सैलरी मिल रही है खुश रहो। बहुत अच्छी। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल इनसाइट्स मिले यमराज जी से हुँ, और मुझे एकदम ही अलग ही पर्सपेक्टिव पता चला एफएमटी के बारे में, कैसे-कैसे कमाई होती है, कैसे-कैसे हम लोग और हुँ। एजुकेशन में आगे बढ़ सकते हैं, डीएम के क्या-क्या कोर्सेज़ हैं, कैसे इनकी जर्नी रही, इन्होंने कैसे किस हालात में आकर के एफएमटी उठाया और अभी ये लाइफ में कितना अच्छा कर रहा है। ये सारा चीज़ का हमें नॉलेज अभी मिला। तो बहुत कुछ करना है यार, अभी तो शुरू हुआ है। यस, यस, अभी यस। तो बहुत कुछ करना है, अभी तो सोशल मीडिया के अंदर घुसे हैं थोड़ा-थोड़ा। हुँ, अभी अभी तो यूट्यूब स्टार्ट। वगैरह पे अब इतना जो 10 साल ज्ञान मिला है एमबीबीएस, एमडी का, अब हाँ, मेरा तो ये है कि भाई कॉमन लोगों को पता चले कि फोरेंसिक क्या है। हम यस, फोरेंसिक डॉक्टर करते क्या हैं? किसी को नहीं पता। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है, बहुत सारे मिथ्स है रिलेटेड टू फोरेंसिक फील्ड, रिलेटेड टू डेथ, रिलेटेड टू ऑटोप्सी एंड एवरीथिंग। एंड बेसिक नॉलेज भी नहीं है बहुत लोगों में इस चीज़ के बारे में। तो मेरा तो यही मोटिव है अब नया कि हुँ, भाई जस्ट इन एज़ सिंपल एज़ पॉसिबल नॉर्मल लोगों को मैंने अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया है। तो बहुत लोगों को जो कॉमन पीपल है उनको भी अच्छा लगा वो वीडियो। पोस्टमॉर्टम चेंजेस के बारे में अपलोड किया है, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डिकम्पोज़िशन। अभी हाँ। रिसेंटली मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है। सर का मैं यूट्यूब चैनल भी लिंक कर दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन में और ट्विटर तो सर बहुत ही फ़ेमस है, आप ट्विटर में भी यमराज टाइप करेंगे तो आप मिल ही जाएँगे। तो हुँ, हुँ। सर अभी इस लाइव को यहीं पे एंड करते हैं। अगर और भी कोई क्वेश्चन श्योर, होगा तो श्योर, आप श्योर। कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं या फिर सर अपन सेकंड सेशन कर लेंगे कभी भी। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। चलिए एक बार तो क्वेश्चंस आ जाएँगे तो सेकंड सेशन करते हैं नया। अच्छा लगा यार, मैं भी एकदम खुल के बोल पाया इधर एंड इट वाज़ वेरी गुड। अभी धीरे-धीरे और कोई अच्छी टॉपिक आती है तो उस पे हम लोग फिर से बात श्योर, करेंगे। श्योर, श्योर किसी पे भी अपन डिस्कस कर सकते हैं। नो इश्यूज़। ठीक है फिर इसको फिर मैं चलेगा। यहीं पे एंड कर देता हूँ। रात भी बहुत हो चुकी ओके, है। ओके, थैंक यू। ओके, श्योर, श्योर, श्योर। ओके।